नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के रहने वाले लखन जी की है। दोस्तों, एक रात जब आसमान में काले बादल गूंज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी, तीन दोस्त लखन, सुधीर और संध्या एक सुनसान और खतरनाक इमारत में फंस जाते हैं। बाहर तूफान और अंधेरे के बीच उनके सामने एक ऐसा प्राणी था जो अपनी खौफनाक आवाज और खतरनाक नजरों से उन्हें हर पल डराने के लिए मौजूद था। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बचें, तभी एक पुरानी डायरी उनके हाथ लगती है जो एक ऐसे रहस्य का पत्ता खोलती है जिसे कई सालों से छुपाया गया था। क्या वह लॉकर जो डायरी में छुपा हुआ कोड बताता है उनके लिए मुक्ति का रास्ता होगा या उनका अंतिम कदम साबित होगा? लेकिन सब कुछ तब और भी अजीब हो जाता है जब एक रहस्यमयी पंडित सामने आता है जो जैसे उनकी हर परेशानी का हल जानता है। क्या यह सब केवल इत्तेफाक है या फिर किसी ताकतवर शक्ति का इशारा? ये खौफनाक कहानी आपको हर पल सस्पेंस और डर में डुबोए रखेगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी लखन जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जोर की आवाज के साथ न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। सिर में अभी भी जोर का दर्द हो रहा था। मेरे हाथ दर्द वाली जगह पहुंचे तो उंगलियों में कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई। मुझे समझते देर न लगी कि वह सिर से निकला हुआ खून था। मैंने अंधेरे में ही टटोलते हुए टॉर्च ढूंढी। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे वह सीधे उस इमारत से टकराई हो। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों की वजह से पैदा होने वाली आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी, बिल्कुल उसी रात जैसा मंजर था। अब मैं खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। बीच बीच में कड़कती बिजली उस माहौल में डर को और बढ़ा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी उस भयंकर अंधेरे को चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। तेज आंधी के कारण दरवाजों के पल्लों की टकराने की धड़ धड़न की आवाज मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा रही थी। फर्नीचर पर ढकी चादर उड़ चुकी थी। दीवार पर लगी पेंटिंग जमीन पर गिरी पड़ी थी। शायद उसी के गिरने की आवाज से मुझे होश आया था। ईश्वर का नाम लेने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हीं को सुमिरन करना शुरू कर दिया। काली भयानक रात, जोरदार बारिश, आधी सरीखी तेज हवाएं, शहर से दूर एक वीरान इमारत, घुप अंधेरा और खुद के आसपास किसी और के होने का अनजाना एहसास। ये सब किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान को भी दहशत में डाल सकता था। और मैं तो, अगर ईश्वर पर भरोसा और खुद में हिम्मत ना होती तो शायद मेरा तो राम नाम सत्यमान हो चुका होता। टॉर्च की मरी मरी रोशनी के सहारे मैंने अंदर जाने का मन बनाया, लेकिन जाने से पहले हवा की वजह से भयंकर आवाज करते दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया, पर हवा के तेज झोंके मुझे नाकाम कर रहे थे। किसी तरह मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बंद किया, फिर भी ताकतवर हवा उन्हें धकेलने की कोशिश में लगी थी। मैंने पास पड़ी एक मेज को खींचकर दरवाजे की ओट लगा दी जिससे कि वह खुल न सके। इतनी देर में ही मैं पसीने से तरबतर फन हो गया। रेल की गति से चलती धड़कनों की आवाज खुद को ही सुनाई दे रही थी। मैं उसी मेज के सहारे बैठ गया। सूख चुके गले को थूक के सहारे गीला करने का प्रयास नाकाफी था। बैग से बोतल निकाली और 2 घूंट घटक लिया। तब कुछ राहत हुई। टॉर्च की मध्यम रोशनी से मैंने एक बार फिर से उस कमरे का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। डर के साथ साथ थकान भी मुझ पर हावी होने लगी थी। किसी तरह अपनी बची खुची ताकत को संजोते हुए मैं उस रास्ते पर चला जहां कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था और दूसरा गेस्ट रूम बैम।
मकड़ियों के जालों को हाथों से हटाते हुए मैं आगे बढ़ता गया। दरवाजे के बाहर से अभी भी तेज बारिश और हवाओं के थपेड़ों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब शायद कुछ डर कम हुआ था। मेरे चलने से होने वाली आवाज उस बाहर के शोर में दबी जा रही थी। टॉर्च पर हाथों की मजबूत पकड़ थी। आंखें चारों तरफ घूमकर अंधेरे को चीरने का प्रयास कर रही थीं। कुछ पलों में ही मैं उसी रूम में था जो मेरा बेडरूम पामत था। टॉर्च की रोशनी के गोले ने उस कमरे को अपने में कैद करना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर का फर्नीचर, बेड, सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे समय में हुआ करता था। मैं उस कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे यानी गेस्ट रूम की ओर बढ़ा। मैं अपने अंदर उमड़ रहे भावों को शांत करने के लिए उस कमरे में जा रहा था। देखना चाहता था कि उस कमरे में सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ गया था या कुछ बदल गया है। इसी उधेड़बुन के साथ मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। सामने का नजारा खून जमा देने वाला था। सामने पड़े बेड पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कमरा भी पूरी तरह व्यवस्थित था जैसा मैं छोड़ गया था। बेड पर वही सिलवट भरा पलंग पोश, वही तकिया, वही चादर और एक किनारे पर पड़े वही गीले कपड़े, कुर्ता और साड़ी जो मैंने उन दोनों को उस रात पहनने के लिए दिए थे। दहशत से मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज मेरी हलक में ही अटक गई थी। फटी आंखें अब भी उन्हीं गीले कपड़ों पर टिकी थीं। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़की, जैसे वह इसी कमरे की छत पर गिरी हो। उस झटके से मैं जैसे होश में आ गया। मैं तेजी से मुड़ा और बाहर की ओर भागा। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं बाहर पड़े सोफे पर जा गिरा। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन अपने नीचे कुछ गीलापन का एहसास हुआ। मैं झटके से उठा और टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली। मेरी चीख निकल पड़ी। वहां वही तौलिया पड़ा था जो कि गीला था, जिसे मैंने उन्हें तब दिया था। मैं दरवाजे की तरफ भागने की सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे कदम वहीं ठिठक कर रुक गए। डर से चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। टॉर्च का फोकस दरवाजे पर ही था। दस्तक तेज हो चली थी। दिल उछलकर मुंह के रास्ते बाहर निकलने को बेताब था। पैरों को जैसे लकवा मार गया था और हाथों में अजीब सी कंपी थी, जिसकी वजह से टॉर्च का फोकस तेजी से हिल रहा था। दरवाजे की दस्तक दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। सालों पुरानी वो बरसात की रात फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। जोड़ी के मरीज की तरह मेरा सारा शरीर डर से कांपने लगा था। पैर अभी भी जमीन से चिपके हुए थे। आंखें जैसे पत्थर की बन गई थीं और दरवाजे की ओर ही खड़ी थी। अचानक भक्क से रहा सहा दिमाग भी उड़ गया जब उस दस्तक की जगह किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, कोई है? अब तो मैं जैसे उसी बरसात की रात में पूरी तरह से पहुंच चुका था। मुझे वह आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। मैं बस होश खोने ही वाला था जब अगली आवाज सुनी। वह किसी स्त्री की आवाज थी। प्लीज मदद करें, प्लीज हमारी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज हेल्प अस। मैं लड़खड़ाते हुए पास पड़े सोफे पर गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छिटककर वहीं कहीं गिर गई। गनीमत थी कि वह अभी भी जल रही थी। उसकी रोशनी का गोला दरवाजे पर ही बना हुआ था, जिसकी रोशनी दरवाजे के सीखों से बाहर जा रही होगी। मतलब साफ था कि बाहर खड़े शख्स को पता था कि कमरे के अंदर कोई है। वह और जोर से दस्तक देने लगा। साथ ही उसी स्त्री की न भरी पुकार भी सुनाई पड़ी। प्लीज मदद करें, प्लीज। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। पूरा शरीर सुन पड़ गया था। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं वर्तमान में हूं या अतीत में। पर जो भी था, मेरे सामने इस वक्त जो हो रहा था वह बिल्कुल उस कालखंड जैसा ही था जिसे मैं सालों पहले पीछे छोड़ आया था। दरवाजे की ओर बढ़ते कदम। आखिरकार पता नहीं किस ताकत ने मुझे खड़ा होने को मजबूर कर दिया। न चाहते हुए भी मेरे वे कदम जो अभी तक जमीन से चिपके हुए थे, अनायास ही दरवाजे की तरफ बढ़ चले। उस रोशनी के गोले की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मैं रोकना चाह रहा था, पर जैसे कि मेरा खुद पर कोई वश ही नहीं रहा। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था
दिमाग कह रहा था, बिल्कुल नहीं, मत कर, रुक। मगर ना जाने क्यों दिमाग की बातों को मेरे शरीर ने मानने से इनकार कर दिया। मेरे हाथों ने दरवाजे की ओर रखी मेज को एक ओर खिसका दिया, कुंडी पर पहुंचे और उसे खोल दिया। दरवाजा खुल गया। मेरी आंखों के सामने वे दोनों खड़े थे, पानी से पूरी तरह तरबतर। मुझे झटका सा लगा। उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर ये दोनों तो कतई नहीं थे। सूट बूट पहने एक जवान लड़का और साड़ी में लिपटी एक नवयुवती, दोनों नवविवाहित लग रहे थे। मैंने उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। लड़के ने तुरंत भांप लिया और कहा, सर, मेरा नाम सुधीर है और यह मेरी वाइफ संध्या। हमें आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल हम दोनों कहीं से वापस आ रहे थे कि आपके घर के पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हुई। भयानक बारिश, रात का समय और हम दोनों अकेले। आसपास नजर दौड़ाई तो यह इमारत नजर आई। मदद की उम्मीद में यहां चले आए। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा उन्हें सुनता रहा। मुझे खामोश देख वह बोला, सर। मैं जैसे होश में आया। मैंने पलटकर अंदर कमरे की ओर देखा। टॉर्च की हल्की रोशनी में कुछ खास नजर नहीं आया। मैं अभी भी भ्रमित था कि यह सच है या सपना। मैं उन्हें साफ साफ मना कर देना चाहता था, मगर न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक लिया और मेरे मुंह से निकला, कैसी मदद? सर, ऐसी तूफानी बारिश की रात में हम बुरी तरह फंस गए हैं। हमारे मोबाइल भी काम नहीं कर रहे जिससे हम कोई मदद मंगवा सकें। तो अगर आप हमें आज रात यहां रहने दें तो बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज, सुधीर रिक्वेस्ट करते हुए बोला। मैं बार बार अपने आप को रोकना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जो पहले मेरे साथ हो चुका है, मगर मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मैं कहना कुछ चाहता था, जुबान से कुछ और निकल रहा था, और वही हुआ। मैंने उनसे कहा, ठीक है, घबराइए नहीं, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। सुबह होते ही आप चले जाइएगा। तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। मैं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर मैं भी कभी ऐसे हालात में फंसता तो मैं भी आपसे ऐसे ही मदद मांगता। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर आइए। इतना कहकर मैं दरवाजे के सामने से हट गया और वे दोनों थैंक यू कहते हुए अंदर आ गए। टॉर्च की रोशनी में सोफे की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, बैठिए, ये बगल में टॉवल रखा हुआ है, अपने को पोंछ लीजिए। आप लोग पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बीमार पड़ जाएंगे। तब तक मैं कैंडल जलाता हूं। जी, थैंक्स, सुधीर ने जवाब दिया। मैं उन दोनों को सोफे पर बिठाकर अंदर की ओर चला गया, जहां मैं अक्सर कैंडल रखा करता था। वहां पहुंचते ही मुझे कैंडल भी मिल गई और साथ में माचिस भी। स्थितियां बहुत अजीब थीं। मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मशीन की तरह हो गया हूं, जिसे कोई और ऑपरेट कर रहा है और मैं सिर्फ उसके आदेश का पालन कर रहा हूं। यंत्र चालित मैं वापस उनके पास पहुंचा और पास की मेज पर कैंडल जला दी। कैंडल की टिमटिमाती रोशनी में उनका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उन दोनों ने टॉवल से अपने को पोंछ लिया था, फिर भी उनके कपड़े भीगे हुए थे। एक सेकंड, मैं आता हूं, इतना कहकर मैं फिर से अपने कमरे की ओर चला गया। अलमारी में जाकर देखा तो वहां मेरी नाप के कपड़े और कुछ साड़ियां बड़े करीने से रखी हुई थीं, जैसे अभी अभी कोई रख गया हो। यह सब क्या हो रहा है? मैंने मन ही मन सोचा, पर दिमाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने एक कुर्ता पजामा और एक साड़ी निकाली और उन दोनों को देते हुए वही शब्द दोहरा दिए जो सालों पहले कभी दोहराए थे, लेकिन इस बार जवाब कुछ और था। नहीं सर, हम ठीक हैं, टॉवल से काफी पानी सूख गया है, आप तकलीफ न कीजिए, सुधीर ने कहा। अरे, इसमें तकलीफ कैसी? आप लोगों के कपड़े भीगे हुए हैं, बदल लीजिए वरना सर्दी हो जाएगी। उसके बाद गेस्ट रूम में सो जाइएगा। मैंने न जाने किस रॉ में बोले जा रहा था। मेरे शब्दों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। नो थैंक यू सर, वी आर फाइन। हम लोग यहीं ठीक हैं, बस कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, सुधीर ने उत्तर दिया। मैंने भी जोर देना उचित नहीं समझा और कपड़ों को वहीं मेज पर रखकर उनके पास वाले सोफे पर बैठ गया।
शायद उन लोगों से बात करके कुछ डर कम हो गया था। हाँ, कुछ चीजें अभी भी मेरे दिलो दिमाग को परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में और नहीं सोचना चाहता था, इसलिए मैंने ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आप लोगों का परिचय? सर, हम अपना नाम तो पहले ही बता चुके हैं। हम लोग पास के ही शहर के रहने वाले हैं। हमारी शादी को अभी कुछ ही माह हुए हैं। किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। वहां से लौटने में देर हो गई, लेकिन वहां मौसम बिल्कुल साफ था। सोचा सुबह से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां आते ही अचानक न जाने कैसे मौसम बदल गया और भीषण बारिश शुरू हो गई। उसके ऊपर यह मुसीबत, चलते चलते गाड़ी बंद पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी इमारत नजदीक में ही थी, तो ठहरने की उम्मीद से यहां आ गए, और आपकी मेहरबानी से रात अच्छे से कट जाएगी, वरना इतनी रात गए हम लोग कहां जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे कोई बात नहीं, ये तो इंसानी फर्ज है, मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि वह बंद है। उसने उसे फिर से ऑन किया। स्क्रीन पर रोशनी हुई और मेरी निगाह उस स्क्रीन पर गई। मेरी आंखें फिर से फट गईं। सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर वॉलपेपर पर लगी थी, जिसे देख एक बार फिर दहशत मेरे बदन में दौड़ गई। माथे पर पसीना आ गया। उस वॉलपेपर में तो वही दोनों मौजूद थे, सालों पुरानी बरसात की वह रात वाला जोड़ा। ये लोग कौन हैं? मैंने लगभग हकलाहट भरे अंदाज में मोबाइल की ओर उंगली करके पूछा। ये तो मेरे माँ और डैड हैं अंकल, लेकिन आपको क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों घबराने लगा? वो तो बस कमरे में गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा था, इसलिए पसीना आ गया। मैंने माथे पर आए पसीने को हाथों से पोंछते हुए अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की। हाँ, दरवाजे खिड़कियां बंद होने से थोड़ी गर्मी तो है, सुधीर ने सहमति जताते हुए उत्तर दिया। कुछ साल पहले मेरे माँ डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इत्तेफाक तो देखिए, इसी सड़क पर आपके घर के पास ही, वहीं से कुछ आगे ही हमारी कार खराब हुई है। उसके इन शब्दों ने एक बार फिर डर का आलम जिंदा कर दिया। मैं अटकते हुए पूछा, हाँ, कुछ साल पहले यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था। कोई मिस्टर और मिसेस सब्बरवाल थे, मुझे याद है। क्या आप तब यहाँ थे? क्या आपने उस एक्सीडेंट से होने वाली आवाज सुनी थी? क्या आप मेरे पापा को जानते थे? सुधीर ने आश्चर्य से पूछा। मैं उसे क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मन में आया कि उसे वह सच बता दूं, लेकिन क्या वह मेरी बात पर यकीन करेगा भी? कहीं वह मुझे पागल न समझ बैठे। मैंने अखबार में पढ़ा था। हाँ, मैं यहीं था उस दिन, लेकिन उस रोज भी तेज बरसात हो रही थी, तो मैं कोई आवाज नहीं सुन पाया था। मगर क्या अंकल? सुधीर ने गौर से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने बात को टालने की कोशिश की। नहीं अंकल, आप कुछ कहना चाहते थे पर छुपा रहे हैं। बताइए ना अंकल, क्या बात है? बताइए ना, सुधीर की पत्नी संध्या ने मुझे देखते हुए कहा। मुझे पंडित जी के वे शब्द याद आ गए, वहां पहुंचते ही तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और शायद सुधीर और संध्या भी उसी दिशा निर्देश का हिस्सा थे। आखिरकार मैंने उन्हें बरसात की उस रात का डरावना सच बताने का मन बना लिया। सुधीर, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह एक राज है। यह राज बरसों से एक सुलगता सवाल बनकर मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रहा है। अब शायद यह ऊपर वाले का करिश्मा है कि उस सवाल का जवाब आज मुझे मिलने वाला है, और शायद उसमें तुम सहायक बनोगे। मैंने धीरे से उन दोनों के चेहरों की तरफ देखते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहिए जो कहना है, प्लीज। सुधीर ने उत्सुकता से कहा। सुधीर, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करोगे। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें मनगढ़ंत या कहानी जैसी लगे, या फिर तुम मुझे पागल समझो, लेकिन अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सच है, जैसा कि यह सच है कि तुम दोनों यहां हो। मैंने उत्तर दिया। आप बताइए तो क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं अंकल? संध्या ने फिर कहा। तो सुनो, मैंने उन दोनों की आंखों में उत्सुकता साफ साफ देखी, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि आगे उनकी मेरे प्रति क्या सोच होगी। मैंने अंजाम की परवाह किए बिना उन्हें सब कुछ साफ साफ बताकर
अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने का मन बना लिया। फिर मैंने उन दोनों को उस भयानक बरसात की रात का एक एक मंजर बताना शुरू किया। बात तब की है जब मैं एक उपन्यास लिख रहा था और उसी की वजह से मैं शहर से दूर एकांत में बने इस घर आ गया था। एक रात वो दोनों दम साधे मुझे सुन रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया उनके चेहरों के भाव भी बदलने लगे। आश्चर्य और हैरत से होते हुए डर और दहशत के मिश्रित भाव उनके चेहरों पर अपने निशान छोड़ने लगे। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी होने लगी। अचानक जोर की बिजली कड़की और साथ ही उन दोनों के हलक से चीख उबल पड़ी। उनके यूं अचानक चीखने से मैं भी चौंक पड़ा। सुधीर तो संभल गया, लेकिन संध्या चीखती ही गई जैसे उसे हिस्टी संध्या का दौरा पड़ गया हो। संध्या, संध्या, क्या हुआ तुम्हें? सुधीर घबराते हुए संध्या को हिलाते हुए चीखा। मैं भी संध्या के इस बदले हुए रूप को देखकर घबरा उठा। अंकल देखिए ना, इसे क्या हो गया? घबराए हुए सुधीर ने मेरी ओर देखा। सच तो यह था कि मुझे भी घबराहट हो रही थी। फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैं पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर मैं बिना उसका जवाब सुने वहां से उठा और किचन की ओर भागा। मगर वहां पहुंचकर मैंने पाया कि किचन बुरी तरह गंदा पड़ा था। कुछ डिब्बे और 2-4 बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। सिंक पर धूल की मोटी परत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वहां बरसों से किसी के कदम नहीं पड़े। मैं वापस भागा और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। फिर संध्या के चेहरे पर पानी के छींटे मारना शुरू कर दिया। सुधीर बार बार संध्या को पुकार रहा था, मगर संध्या को कोई होश नहीं था। वह लगातार अजीब सी गुर्राहट निकाल रही थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके चेहरे का सारा खून सूख गया हो। पानी की छींटे मारते ही संध्या को कुछ होश सा आ गया। वह झटके से उठ बैठी और चारों तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वह किसी अनजान जगह पर हो। अपने पति को भी वह अजीब नजरों से देख रही थी। संध्या, संध्या, मैं सुधीर हूं, तुम्हारा पति, पहचानो मुझे, संध्या। सुधीर उसे झकझोरते हुए बोला। अचानक वह चौंक उठी और बड़े आश्चर्य से बोली, सुधीर, मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? और तुम मुझे यूं पकड़े हुए क्यों हो? और यह मेरे चेहरे पर पानी। सुधीर ने बात संभालने की कोशिश की और तुरंत उसे छोड़ते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें चक्कर सा आ गया था तो मैं तुम्हें संभाल रहा था। चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे ताकि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। तुम परेशान मत हो, आराम करो। सुधीर नहीं चाहता था कि संध्या और ज्यादा घबरा जाए, इसलिए उसने बात घुमा दी। संध्या को कुछ समझ आया या नहीं, भगवान जाने, लेकिन उसने सुधीर की बात पर यकीन करते हुए आराम करने की इच्छा जताई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछली बातें भूल गई हो। उसने न तो मुझे देखा और ना ही कुछ पूछने या जानने की कोशिश की। सुधीर ने उसे सोफे पर लिटा दिया और अपने पैरों पर उसका सिर रखकर हाथों से उसका माथा सहलाने लगा। उसके चेहरे पर भी परेशानी और चिंता के भाव उभर रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में डर भरी विनती नजर आ रही थी। संध्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बरसात का प्रकोप अब भी जारी था। बीच बीच में बादलों की तेज गर्जना के साथ कड़कने वाली बिजली सारे माहौल को बहुत ही डरावना बना रही थी। संध्या में यूं अचानक आए बदलाव ने मुझे भी सख्ते में डाल दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हुआ क्या था। क्या संध्या उस बरसात की रात की बातें सुनकर डर गई थी या बात कुछ और थी? और फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे कुछ याद नहीं रहा? सोच सोच कर दिमाग में दर्द सा होने लगा। सुधीर का उदास चेहरा भी वही बात कह रहा था जो मैं सोच रहा था। हम दोनों ही खामोश थे। मोमबत्ती की रोशनी थोड़ी तेज होने लगी थी, यानी कि मोमबत्ती अब खत्म होकर बुझने के करीब थी। मैं उठा और दूसरी मोमबत्ती ले आया। संध्या लगभग सो गई थी। शायद सुधीर अभी भी उसके माथे को सहला रहा था। सुधीर ने लगभग फुसफुसाते हुए मेरी ओर देखा। शायद सो गई। मैंने उसी स्वर में कहा। उसने अपना सिर हिलाया। आराम से लिटा दो उसे, मैंने सुझाव दिया। सुधीर ने संध्या का सिर उठाकर सोफे पर रख दिया और खुद उठकर मेरे बगल वाले सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला
और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उससे एक सिगरेट निकाल ली। सच कहूं तो सिगरेट का पैकेट देखकर तलब लग गई। मैं सिगरेट का पैकेट लाया था, लेकिन वो मेरे बैग में था और फिर हड़बड़ाहट और डर की वजह से उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। सुधीर ने भी एक सिगरेट निकाली, होठों पर लगाई और पास पड़ी माचिस से उसे सुलगाकर जलती तीली मेरी ओर कर दी। मैंने भी अपनी सिगरेट जलाकर एक लंबा कश खींचा और ढेर सारा धुआं उगल दिया। कमरा कसैले धुएं की गंध से भर गया। सुधीर भी धीरे धीरे कश लेता रहा। अभी तक हम दोनों के बीच उस रात के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि सुधीर की संध्या की ओर देखती प्यार भरी निगाहें साफ साफ बयां कर रही थीं कि उसे फिलहाल संध्या की बहुत चिंता है। मैं भी चुप रहकर सिगरेट के मजे लेता रहा। सच कहूं तो शायद मैं वह सब भूल गया था जो मेरे यहाँ आने पर हुआ या जो मैंने यहाँ देखा। गहरे कश के धुएं को अपने अंदर खींचते हुए मेरे मन में कई तरह के अजीबो गरीब ख्यालों के बवंडर उठने लगे थे। वो मेरा पंडित जी के कहने पर इस वीरान इमारत पर आना, मेरे यहाँ आते ही साफ मौसम का अचानक बदल जाना, मूसलाधार बारिश, वक्त से पहले अंधेरा और फिर उन कमरों का उसी हालत में मिलना जैसा मैंने छोड़ा था, और वो भीगे कपड़े, तौलिया। इस तरह भयंकर बरसात में इन दोनों का यहाँ आना, इनका उन दोनों से रिश्ता निकलना और फिर यूं संध्या का इस अजीब ढंग से व्यवहार करना। ओ गॉड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की, कहीं कुछ अनहोनी तो। हे भगवान, इस डरावने और भयानक ख्याल ने ही मेरे माथे पर पसीने की बूंदें ला दी। सिगरेट का आखिरी कश मैंने पूरी ताकत से खींचा और धुएं का गुब्बार उगल दिया। खुद के लिए हिम्मत उस सिगरेट में ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सर को झटक कर उस डरावने ख्याल को दिमाग से हटाना चाहा। तभी मुझे सुधीर का ख्याल आया। मैंने बगल वाले सोफे की ओर नजर घुमाई। सोफे पर कोई नहीं था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में कोई नजर नहीं आया। मैं झटके से संध्या की ओर देखा तो वह उसी तरह सोफे पर ही सोई हुई थी, पर सुधीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। डर और दहशत में मैं चिल्ला पड़ा, सुधीर सुधीर सुधीर। मेरे इस तरह चिल्लाने से संध्या की नींद खुल गई। वह उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा, पर जब उसे मेरे सिवा कोई और नजर नहीं आया तो वह घबराकर बोली, सुधीर कहाँ है और आप इस तरह चिल्लाए क्यों? मैं उसे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सुधीर एक कमरे से निकलता दिखाई पड़ा। उसके एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में डायरी नुमा कोई चीज थी, जिसके पन्ने पलटते हुए वह हमारी ओर आ रहा था। हम दोनों ही उसे आश्चर्य से देख रहे थे। तुम चले कहाँ गए थे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने सुधीर के करीब आते ही पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी झुकी नजरें अभी भी उस डायरी में कुछ खोज रही थीं। चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। कभी आंखें चौड़ी हो जाती तो कभी सिकुड़ने लगती। हम दोनों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुधीर, संध्या चीखी। उसकी इस चीख ने सुधीर को जैसे दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लापटका। हाँ संध्या, बोलो, सुधीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी डायरी में ही थीं। यह तुम्हारे हाथ में क्या है और इसमें तुम खोज क्या रहे हो? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस इतना कहकर वह चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे के बदलते रंग और माथे पर आई पसीने की बूंदें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थीं। क्या बात है सुधीर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और यह डायरी तुम्हें कहां से मिली, किसकी है और इसमें क्या ढूंढ रहे हो? देखो सुधीर, तुम कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ बोलो ना, मैंने उससे पूछा। लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह फिर से उसी डायरी में उलझा रहा। अब हम दोनों को डर के साथ साथ सुधीर पर गुस्सा भी आने लगी थी, और उसी परिणाम स्वरूप संध्या एक बार फिर चीख पड़ी, सुधीर, होश में आओ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये किसकी डायरी है और तुम्हें कहां मिली? ये मुझे उस कमरे में बेड के नीचे पड़ी मिली, सुधीर ने धीरे से कहा। हां तो तुम इतने घबराए क्यों हो? संध्या ने सुधीर के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। पापा की डायरी है।
सुधीर के मुंह से निकले ये शब्द उस शोर भरे माहौल में डर और दहशत को और बढ़ा गए। भाट। संध्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुधीर के इन शब्दों ने मुझे भी अंदर तक हिला दिया। उस रात का ख्याल आते ही एक बार फिर उसी डर ने मुझे आ घेरा जिसे मैं कुछ देर के लिए जहन से निकाल बैठा था। शरीर अपने आप थरथराने लगा। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो सुधीर? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे पापा की डायरी? नहीं, मैं पागल नहीं हूं अंकल। अब आपकी बात सच साबित हो रही है। उस रात सच में मेरे पापा यहां आए थे मम्मी के साथ। ये डायरी गवाह है उस बात की, वरना यह डायरी इतने सालों बाद यहां क्यों मिलती? सुधीर की बातों से झलकता विश्वास मेरी हालत और खराब कर रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, मगर यह डायरी और किसी को क्यों नहीं मिली? तुम्हें ही क्यों? और तुम तो मेरे बगल में बैठे थे, अचानक उस कमरे में कैसे पहुंच गए? सुधीर ने जवाब दिया, दरअसल मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पानी की बोतल नहीं दिखी। मैंने सोचा शायद अंदर के कमरे में कहीं मिल जाए। आप सिगरेट पीते हुए अपने ख्यालों में कहीं गुम थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और टॉर्च लेकर अंदर चला गया। पानी की तलाश कर ही रहा था कि मुझे आपकी बात याद आई। आपको वही गीले कपड़े कमरे में मिले थे जो आपने पापा मम्मी को उस रात पहनने के लिए दिए थे, और वो कपड़े गीले भी थे। तो मैं पानी को भूलकर पूरी हिम्मत जुटाकर उस कमरे में पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में मैंने दरवाजे के पास से देखा तो बेड बिल्कुल खाली था और इतना गंदा था कि पूछो मत। मैं डरते हुए अंदर गया और आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां ना तो कोई कपड़े दिखे और ना ही कोई ऐसा निशान कि कोई यहां आया हो। मैं वापस लौटने ही वाला था कि मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो यह डायरी थी। जब उसे उठाकर देखा तो जानी पहचानी लगी। मैंने अचरज से उसे खोला तो सामने ही पापा का नाम लिखा था। तब मुझे याद आया कि यह तो मेरे पापा की डायरी है, यह यहाँ कैसे? तब मुझे आपकी बात याद आई जो बिल्कुल सच थी। बस यह बात मेरी भी समझ से परे है कि आखिर यह डायरी इतने सालों बाद मुझे ही क्यों मिली। यह जरूर ऊपर वाले का इशारा था, क्योंकि आप पंडित जी द्वारा इतने सालों बाद उस जगह फिर भेजे गए जहां आप कभी भी आना नहीं चाहते थे। आपका यहां आना, आपकी इस इमारत के आसपास ही हमारी गाड़ी का बारिश में बंद हो जाना, हमारे यहां मदद की उम्मीद में आना, फिर आपके यहां ठहरना, मोबाइल में आपके पापा की तस्वीर देखना और आपका वो बरसात की रात की बात बताना, और अब पापा की डायरी का मिलना, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसमें कोई राज है। सुधीर ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा। मैंने सुधीर की ओर देखकर थोड़ी नाराजगी और आश्चर्य मिश्रित भाव से कहा, यानी अब तक तुम मेरी कई बातों को मात्र एक कहानी समझ रहे थे और मुझे पागल? नहीं अंकल, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन यह सच है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं यह मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मृत आदमी वापस आ सकता है। आज के युग में ऐसी बातें कोरी कल्पना मात्र लगती हैं, लेकिन इस डायरी का यहां मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। अब मैं मानता हूं कि मेरे पापा मम्मी यहां आए थे, लेकिन क्यों? सुधीर के इस क्यों शब्द ने मुझे फिर से उसी रास्ते पर लापटका जिस पर मैं सालों से भटक रहा था। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने सुधीर के हाथ से टॉर्च छीन ली। मैं भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा। फिर जो देखा उसे देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वहां सच में बेड खाली पड़ा था। ना वह बेडशीट, न तकिया, ना ही वह कपड़े, कुछ भी नहीं था वहां। और वह सालों से बंद पड़े कमरे जैसा ही दिख रहा था, पूरी तरह गंदा और धूल से अटा हुआ। तो वह क्या था जो मैंने देखा था? क्या सच था, क्या झूठ? ओ गॉड! मैं उल्टे पैर वापस उन दोनों के पास पहुंचा। वे दोनों हक्के बक्के होकर मुझे ही देख रहे थे। मैंने सोफे पर नजर दौड़ाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उन दोनों ने मुझसे पूछा, क्या हुआ अंकल? क्या ढूंढ रहे हैं आप? और इतना पसीने पसीने क्यों हैं? वो मेरे मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले, तौलिया। संध्या ने समझने की कोशिश की, लेकिन सुधीर सब समझ गया और वह भी इधर उधर नजर दौड़ाने लगा।
उसकी नजर एक कोने में पड़ी तौलिया पर पड़ी। वह लपक कर उसके पास पहुंचा, मगर उसे उठाने की हिम्मत न कर सका। वह चिल्लाया, यह है यहां पर। मैं और संध्या दोनों वहां पहुंचे, लेकिन ये क्या, वो तौलिया तो थी, पर वो वाली नहीं थी जो मुझे मिली थी। ये दूसरी थी। ये नहीं, वह जो मैंने तुम दोनों को पूछने के लिए दी थी, वह तौलिया। मैंने कहा, आपने यही तौलिया दी थी हमें अंकल। पर बात क्या है? संध्या ने घबराते हुए पूछा। मैंने संध्या को कोई जवाब दिए बिना उस तौलिया को उठाया। देखा तो वह सच में गीली थी, यानी यह इन दोनों के पूछने से गीली हुई थी। और संध्या को यह याद कैसे रहा कि मैंने कौन सी तौलिया दी थी, जबकि वह बाकी सब भूल गई है। मैं लड़खड़ा कर वहीं जमीन पर बैठ गया। सारा शरीर डर और दहशत की गिरफ्त में आ चुका था। दिमाग शून्य हो गया था। अंकल, अंकल, संध्या चिल्लाई। सुधीर ने मुझे सहारा देकर सोफे तक ले जाकर बिठाया और पानी की बोतल ढूंढकर मेरे होठों से लगा दी। मैंने एक घूंट पानी पिया तो कुछ राहत महसूस हुई। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। आप ठीक हैं ना अंकल? सुधीर ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन सच यह था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या मैं सच में पागल हो गया हूं? वह सब चीजें कहां गई? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? लेकिन इन दोनों का आना, रुकना और अब वह डायरी, हे ईश्वर, यह सब क्या है? मैं यहां सवालों के जवाब ढूंढने आया था, लेकिन यहां तो और भी सवाल खड़े हो गए हैं। पंडित जी, मदद कीजिए। मैं मन ही मन ईश्वर से मदद मांग रहा था कि तभी सुधीर की आवाज सुनाई दी। अंकल, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि जो आपने बताया वह सच है, लेकिन यह डायरी मुझे ही क्यों मिली? इसी क्यों की तलाश में मैं यहां वापस आया था, और अब इसका जवाब तुम लोग ही दे सकते हो ना हो इस डायरी में ही इस क्यों का जवाब छुपा है। जरा ध्यान से देखो, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें हमारे जवाब तक ले जाए। मैंने आंखें खोलकर सुधीर के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है सुधीर। ये तुम क्या कह रहे हो? मम्मी पापा मरने के बाद भी? नहीं, ये नहीं हो सकता। सुधीर, चलो यहां से, अब यहां एक पल भी नहीं रुकना। और यह तौलिया का क्या चक्कर है? सुधीर कुछ कहता, उससे पहले संध्या गुस्से में बोल पड़ी। ना जाने ये कौन है और तुम्हें एक बनावटी कहानी सुनाकर क्यों फंसा रहा है। चलो निकलो यहां से, कहीं देर ना हो जाए। हम दोनों की बातें सुन रही संध्या ने गुस्से भरे लहजे में मुझे देखते हुए कहा। मैं आश्चर्य से उसे देखता रह गया। मेरी बात सुनो संध्या, ये कोई कहानी नहीं है। सोचो, ये पापा की डायरी यहां कैसे और मुझे ही क्यों मिली? सुधीर ने संध्या को समझाते हुए कहा। नहीं सुधीर, ये कोई बहुत बड़ा बहुरूपिया है। हो सकता है जब पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो तो यह आवाज सुनकर उनकी गाड़ी के पास पहुंचा हो और उनको मरा देखकर वहां से कुछ चुरा लाया हो, जिसमें यह डायरी भी रही हो। इसे बेकार समझकर फेंक दिया हो और वो इत्तेफाक से तुम्हें मिल गई हो। संध्या ने सीधे सीधे मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई बहुरूपिया या चोर नहीं हूं। मैंने कोई भी बात झूठ नहीं कही, जो सच था वही बताया। वरना मैं यहां इस वीरान इमारत में क्यों आता और तुम लोगों की गाड़ी यहीं क्यों खराब होती? फिर मैंने वो बरसात की रात की बात डायरी मिलने से पहले बताई थी। मैंने सुधीर को जानबूझकर कमरे में नहीं भेजा था कि उसे यह डायरी मिले। मैं तुम दोनों को जानता तक नहीं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता था। समझी तुम? मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए थोड़े सख्त लहजे में संध्या से कहा। सॉरी अंकल, संध्या डरी हुई है। इसे खुद नहीं पता कि यह क्या बोल रही है, इसके लिए यह सब अजीब और डरावना है। आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए प्लीज। सुधीर ने संध्या की पैरवी करते हुए कहा। संध्या, तुम चुप रहो। इस वक्त बेफिजूल की बात करने का समय नहीं है। अब हमें यह जानना है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जो पापा मुझे बताना चाहते थे। सुधीर, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? एक डायरी में तुम्हारे पापा का नाम क्या लिखा मिल गया? तुम उसे अपने पापा की डायरी समझने लगे। नाम तो यह भी लिख सकते हैं, अखबार में पापा का नाम पढ़कर। संध्या फिर गुस्से में बोली। मैं कुछ कहता
उससे पहले ही सुधीर सख्ती से बोला, अब बस संध्या, तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है क्या, जो मैं किसी की बातों में आ जाऊंगा। यह मेरे पापा की ही डायरी है। मैं उनकी लिखाई को अच्छी तरह पहचानता हूं, समझी तुम? अब एक शब्द मत बोलना। संध्या खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए सुधीर से कहा, सुधीर, जरा ध्यान से देखो, कहीं तो कुछ ऐसा होगा जो पापा तुमसे कहना या बताना चाहते थे। शायद तभी वह मेरे पास आए थे। शायद उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी, जो मैं निकला। सुधीर सोफे में बैठकर टॉर्च की रोशनी में उस डायरी के पन्ने पलटने लगा। वह बहुत बारीकी से उन पन्नों को देख रहा था। मैं भी सुधीर के बगल में बैठ गया। मेरी भी निगाह उसी डायरी पर थी। अभी तक उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो काम का हो। आधी से ज्यादा डायरी भरी हुई थी, लेकिन उसमें हिसाब किताब के अलावा कुछ खास नहीं था। हम दोनों ही हैरान थे कि आखिर इस डायरी में क्या छुपा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मोमबत्ती की मध्यम होती रोशनी बता रही थी कि अब उसका भी वक्त करीब है। हम दोनों उस डायरी के एक एक पन्ने को बहुत बारीकी से पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन सब समझ से परे था। अभी हम पन्ने पलट ही रहे थे कि हमारी निगाह एक पन्ने पर रुक गई। उसमें एक अजीब सी कलाकृति बनी थी, कुछ बॉक्स नुमा, जिस पर कुछ अंक भी लिखे थे। 5 में से 3, 7 में से 5, 13 में से 11, 17 में से 15, 21 में से 19, 25 में से 23, 19, 2। यह एक गणित की पहेली जैसी कुछ लग रही थी। हम दोनों ही पहेली को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम दोनों के ही दिमाग के घोड़े जल्द ही थक गए। नतीजा 0 ही था। अंकल, यह क्या हो सकता है? यह कुछ अजीब है ना। पापा ने इसमें सिवाय हिसाब किताब के कुछ और नहीं लिखा। ना तो कहीं किसी का नाम, ना कोई पता, या ऐसी कोई बात जो मुझको न पता हो। पर यह है क्या? यह बॉक्स, यह नंबर। उसने उस बॉक्स नुमा कलाकृति के ऊपर उंगली रखते हुए कहा। मैं खामोश ही रहा, क्योंकि सच में हम दोनों के ही दिमाग की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। हमें कतई समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस पहेली के अंदर कुछ राज्य है जो वे दोनों अपने बच्चों को बताना चाहते थे, या फिर हम लोग बेवजह ही इस पर अपना दिमाग खपा रहे थे। काफी दिमाग में जोर डालने के बावजूद हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। वो बॉक्स नुमा कलाकृति और उसमें लिखे नंबर का क्या मतलब हो सकता था? जरा मुझे दिखाना। मैंने सुधीर से डायरी मांगी। सुधीर ने वो डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही मैंने सुधीर के हाथों से वह डायरी लेनी चाही और मेरी उंगलियों ने उस डायरी को छुआ, ओह माय गॉड, मुझे इतना जोर का झटका लगा जैसे मैंने किसी बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। अपने हाथ को झटकते हुए मैं फटी फटी आंखों से उस डायरी को देखता रह गया। क्या हुआ अंकल? सुधीर ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। संध्या भी प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे ही देख रही थी। वो डायरी, मैंने सहमी आवाज में बोलना चाहा, लेकिन जैसे आवाज खो गई थी मेरी। डायरी क्या अंकल? आपने इतने झटके से हाथ क्यों खींच लिया? आप ठीक तो है ना? सुधीर बोला। कुछ नहीं, तुम पन्ने पलटते रहो, शायद कुछ और मिले। मैं सच बताकर उन्हें और नहीं डराना चाहता था, क्योंकि डर की पराकाष्ठा क्या होती है इसका अंदाजा मुझे बखूबी हो रहा था। सुधीर, मैं कह रही हूं ना, ये पाखंडी हमें डरा रहा है। जरूर इसका कोई मकसद है, ये इसकी कोई साजिश है। संध्या गुस्से में फुफकारते हुए बोली। उसकी आग उगलती आंखें मुझे जला देने को आतुर दिख रही थीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉड हूं जो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है, तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर यह बार बार मुझे पाखंडी या धोखेबाज कहना बंद करो। यहां तुम लोग मेरी मर्जी से नहीं आए हो, समझे तुम? मैंने भी गुस्से में संध्या को उत्तर दिया। सुधीर, चलो तुम और फेंको इसे। इतना कहकर उसने सुधीर के हाथों से डायरी छीनने की कोशिश की। उसका अंजाम वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। एक जोरदार झटका उसे लगा और वो उस झटके को बर्दाश्त न कर पाई, जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। संध्या, संध्या! सुधीर ने वो डायरी जमीन पर फेंकी और संध्या के पास पहुंचा। क्या हुआ तुम्हें? संध्या, क्या हुआ?
सुधीर ने उसे झकझोरते हुए कहा। मगर संध्या की आंखें फटी की फटी थीं, जुबान को लकवा मार गया था जैसे। चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, या यह कहिए कि खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। इस कदर डर से जकड़ गया था मैं कभी संध्या को देखता तो कभी उस रहस्यमयी डायरी को। सुधीर ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है अंकल? ये अब संध्या को फिर से क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल अंकल! मुझे खामोश देखकर सुधीर चीखा। झटके से मेरी निगाह सुधीर पर गई, जो संध्या को गोद में उठाए बड़े हैरत अंगेज ढंग से मुझे देख रहा था। संध्या की स्थिति वैसी ही थी, खुली फटी आंखें, खामोश जुबान और सफेद पड़ चुका चेहरा। मैं शायद कुछ समझ रहा हूं सुधीर, मैंने डायरी की ओर देखकर बोला। क्या समझ रहे हैं? मुझे भी तो बताएं, सब कुछ उलझता ही जा रहा है। सुधीर की आवाज की कंपी में डर और विस्मय साफ दिख रहा था। रुको, पहले संध्या को होश में लाना जरूरी है। वो पानी की बोतल कहाँ है? मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और सुधीर से बोला। मोमबत्ती की बुझती हुई रोशनी में मेरी निगाह सोफे के किनारे पड़ी पानी की बोतल पर गई। मैं उसे उठाने को बढ़ना ही चाहता था कि मोमबत्ती ने दम तोड़ दिया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। टॉर्च का भी पता नहीं था। अब हमें सिर्फ अपनी धड़कनें सुनाई पड़ रही थीं, बाहर हो रही मूसलाधार बारिश और बीच बीच में कड़कती बिजली की आवाज। सुधीर, मैंने फुसफुसाते हुए उसे पुकारा। हाँ अंकल। टॉर्च वही पास में सोफे के पास कहीं। मैं हिम्मत जुटाकर अंदाजे से धीमे धीमे कदम खिसकाता और हाथों से टटोलते हुए आगे बढ़ा। अभी 2 कदम ही चला था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आ खड़ा हुआ है। मैं उतनी ही तेजी से पलटा और साथ ही चिल्लाया, कौन है? सुधीर, तुम हो क्या? नहीं तो अंकल, मैं तो यहां संध्या के पास हूं और मुझे तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं पड़ रहा। क्या हुआ? सुधीर ने आवाज दी। मुझे नहीं पता, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैंने सहमे हुए स्वर में कहा। आप तुरंत टॉर्च ढूंढिए प्लीज, सुधीर ने डरे स्वर में कहा। हाँ। इतना कहकर मैं सधे कदमों से चारों ओर देखने की कोशिश करते हुए अंधेरे में अंदाज से आगे बढ़ा। मेरे दिमाग में डर ने अपने फन खड़े कर लिए थे और मैं जल्द से जल्द रोशनी में जाना चाहता था। कुछ कदम चलते ही मेरे कदम किसी चीज से टकराए। वो मेज थी, यानी मैं सोफे के करीब ही था। अंधेरे में टटोलने की कोशिश की तो हाथ उस सोफे तक पहुंच ही गया। थोड़ी कोशिश के बाद हाथ टॉर्च पर लगा। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई और एक ही बार में चारों ओर घुमा दी। टॉर्च की रोशनी का गोला उस बड़े और घुप अंधेरे से भरे कमरे को अपने में समेटने की नाकाम कोशिश करने लगा। सब कुछ वैसा ही था। सुधीर संध्या को गोद में लिए जमीन पर बैठा था और हैरान परेशान नजरों से मुझे ही देख रहा था। इसे ऊपर लिटाओ और ये लो बोतल से पानी छिड़को इस पर। यह सिर्फ घबरा गई है, अभी होश में आ जाएगी। मैंने पानी की बोतल सुधीर को पकड़ाते हुए कहा। होश में आते ही संध्या चीख उठी, चलो यहां से सुधीर, चलो, यहां कुछ है, मुझे यहां से जाना है, चलो अभी। उसने उठते हुए सुधीर का हाथ पकड़ा और बाहर जाने की जिद करने लगी। संध्या, होश में आओ, हम ऐसे नहीं जा सकते और यहां कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। सुधीर ने उसे समझाने की कोशिश की। यहां कुछ है सुधीर, मैंने अभी अभी महसूस किया, वह उस डायरी में भी है। संध्या ने अपनी फटी आंखों से सुधीर को देखते हुए कहा। मगर संध्या, सुधीर ने कुछ कहना चाहा। यह सच कह रही है? सुधीर की बात को काटते हुए मैंने कहा। मतलब? सुधीर ने सवाल किया। मतलब यह कि इस डायरी के मालिक यानी तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि यह डायरी किसी और को मिले, इसीलिए यह सिर्फ तुम्हें मिली। इस डायरी के अंदर छुपे राज को तुम्हारे सिवा कोई न जान पाए, इसलिए यह अभी तक किसी और के हाथ नहीं लगी। मैंने जैसे ही इस डायरी को लेना चाहा तो मुझे जोरदार झटका लगा और वही गलती संध्या ने भी की और परिणाम तुम्हारे सामने है। मतलब साफ है कि इस डायरी को सिर्फ तुम ही छू सकते हो और कोई नहीं, और इसी डायरी में छुपा है कोई ऐसा राज जो वो मेरे माध्यम से तुम तक पहुंचाना चाहते थे। मैंने सुधीर को अपना तर्क समझाने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी
अब डायरी पर ही थी। यह आप क्या कह रहे हैं? सुधीर ने आश्चर्य से पूछा। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं सुधीर। मुझे भी जोरदार करंट सा लगा था, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ? मतलब साफ है कि वह डायरी पापा की ही है। अब मुझे अंकल की बातों पर पूरा भरोसा है। पापा मम्मी यहां जरूर आए थे और सिर्फ इस डायरी को तुम तक पहुंचाने के लिए। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन फिर भी अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। जाने दो उस डायरी को। हमें किसी डायरी वायरी से कोई लेना देना नहीं। चलो सुधीर, यहां से, संध्या ने कहा। यह तुम क्या कह रही हो संध्या? अब हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो भी इतनी तूफानी बारिश और अंधेरे में? क्यों नहीं जा सकते? तुम यहां से बाहर निकलो, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा, लेकिन यहां से चलो बस। संध्या ने सुधीर से रिक्वेस्ट की। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मैं उस बात को जानकर ही रहूंगा जो उस डायरी में पापा मेरे लिए छोड़ गए हैं। सुधीर ने दो टूक कहा। अंकल प्लीज आप ही समझाइए ना सुधीर को। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। आप भी चलिए यहां से प्लीज। संध्या, मैं तुम लोगों को जाने से नहीं रोकूंगा। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन यह याद रखना कि जब तक तुम पापा का कोई अधूरा काम या ऐसी कोई बात जो वो तुम्हें बताए बिना चले गए नहीं पूरा करोगे या जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पापा की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी मुक्ति की आस में। बाकी तुम लोग जैसे सही समझो। मैंने संध्या और सुधीर दोनों को देखकर कहा। नहीं अंकल, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, जरूर करूंगा, सुधीर ने दृढ़ता से कहा। संध्या के पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब जो जरूरी है वो करना है। सुधीर, तुम वो डायरी उठाओ। मुझे लगता है कि उस पहेली में ही कुछ मैसेज है जो समझना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी डायरी छूने में डर लग रहा है अंकल, सुधीर ने मुझसे कहा। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही है। उठाओ उसे। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, मगर सुधीर की हिम्मत डोल रही थी। अगर मगर छोड़ो सुधीर, देर मत करो, न जाने आगे क्या हो जाए। अभी उस पहेली को भी तो हल करना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सुधीर ने बड़ी हिम्मत करके डरते डरते जमीन पर पड़ी उस रहस्यमयी डायरी की ओर हाथ बढ़ाए। उसके हाथ की कंपी बता रही थी कि वह अंदर से बहुत डरा हुआ है। संध्या ने अपने एक हाथ से सुधीर का दूसरा हाथ पूरी ताकत से पकड़ रखा था। अब वो उसे हिम्मत दे रही थी या डर की वजह से सुधीर को पकड़ रखा था, समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद डरा महसूस कर रहा था। मैंने अपना तर्क रख तो दिया था, पर वह सही था या गलत, यह मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था। ईश्वर के भरोसे मैं सुधीर के बढ़ते हाथों को देख रहा था। जैसे जैसे उसका हाथ उस डायरी की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम सभी के दिल की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। हम सभी अपनी धड़कनों को बखूबी सुन रहे थे। और तभी एक चीख सुनाई पड़ी। वो संध्या थी। उसके अचानक चीखने से हम दोनों की हालत खराब हो गई। संध्या अपनी जगह पर ही आंखें बंद किए खड़ी थी। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। हम दोनों की स्थिति भी संध्या से अच्छी नहीं थी। क्या हुआ संध्या? सुधीर ने हकलाकर पूछा। वो मेरे पैर के ऊपर से कुछ गुजरा था अभी अभी, संध्या ने कांपती आवाज में जवाब दिया। उसके जवाब देते ही मैंने टॉर्च की रोशनी से उसके पैरों के आसपास देखना शुरू कर दिया। तभी दीवार की तरफ भागता एक चूहा नजर आया। चूहा है, वो देखो, मैंने बोला। ओह, मैं तो डर गई थी। तुम भी ना, तुम्हारी इस चीख ने हमारी जान ही ले ली थी, सुधीर लंबी सांस भरते हुए बोला। हम सभी ने राहत की सांस ली। अब फिर से एक नए डर का सामना करने की हिम्मत जुटाकर सुधीर ने हाथ डायरी की ओर बढ़ाए। सुधीर की कांपती उंगलियों ने जैसे ही उस डायरी को छुआ, वैसे ही हम सभी की सांसें रुक सी गईं। हम फटी फटी आंखों से सिर्फ उस डायरी को ही देख रहे थे। सुधीर का शरीर पसीने पसीने हो चुका था। यूं लग रहा था कि जैसे वह कहीं दूर से भाग कर आया हो। उंगलियां डायरी को छू रही थीं, लेकिन कमाल है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ था। यानी मेरा तर्क शायद सही था। सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह डायरी उठा सकता है।
उसने सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह डायरी उठा सकता है। उसने, सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह डायरी उठा सकता है। उसने, सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह डायरी उठा सकता है। उसने, सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह डायरी उठा सकता है। उसने, सुधीर, बिल्कुल ठीक है, डायरी उठाओ, मैंने धीरे से कहा। सुधीर ने मेरी ओर पूरी हिम्मत समेटकर उस डायरी को उठा ही लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सुधीर के साथ साथ संध्या के चेहरे पर भी डर के साथ आश्चर्य के भाव परिलक्षित हो रहे थे। मैं खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए सुधीर से बोला, देखा सुधीर, शायद मेरी बात सही साबित हुई। तुम ही इस डायरी के असली हकदार हो। यही वजह थी कि तुम्हें किसी तरह का झटका या कोई अजीबोगरीब चीज नहीं हुई। हाँ, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुधीर ने थोड़े खुश अंदाज में उत्तर दिया। सुधीर, जल्दी करो, उस डायरी को देखकर ही मुझे डर लग रहा है। अब जो भी करना है जल्दी करो और चलो यहां से, प्लीज, संध्या ने सहमी आवाज में कहा। वह अभी भी उस डायरी को ही देख रही थी। संध्या सही कह रही है, अब देर मत करो और उस पहेली को हल करने की कोशिश करो, मैंने संध्या की बात पर सहमति जताते हुए कहा। सुधीर ने तुरंत डायरी के पन्ने पलटे और उसी बॉक्स नुमा पहेली वाले पेज पर पहुंच गया। मैं और संध्या अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, तो हम दोनों सुधीर से कुछ दूरी पर ही खड़े रहे। सुधीर उस पहेली में छुपे राज को समझने की कोशिश में माथा पच्ची करने लगा। वक्त अपनी गति से चल रहा था। बारिश लगातार अपने रंग में थी। कड़कड़ाती बिजली और गर्जन करता आकाश किसी भी कमजोर दिल वाले की जान ले सकता था। मैंने टॉर्च की रोशनी डायरी पर ही केंद्रित कर रखी थी। सुधीर उन अंकों की गुणागणित में उलझा हुआ था, पर उसके चेहरे के आते जाते भाव बता रहे थे कि यह उसकी समझ से परे है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पेन है क्या अंकल? पेन? हाँ, है ना, एक मिनट। इतना कहकर मैंने अपने बैग से अपनी लेखन वाली डायरी और पेन निकाली और सुधीर के सामने रख दी। मैं उसके हाथों में देने से डर रहा था। ये लो, पेन के साथ मेरी डायरी भी, शायद इसकी भी जरूरत पड़े। ओह गुड, थैंक यू अंकल, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कई घंटों के बाद शायद सुधीर के होठों पर मुस्कान आई थी। उसने डायरी और पेन उठाई और अपने पापा की डायरी में लिखे रहस्यमयी बॉक्स के नंबरों को मेरी डायरी में उतार दिया। अब वह मेरी डायरी में ही पेन से उन्हें हल करने की कोशिश में लग गया। मैं और संध्या उसे ही देख रहे थे। मैं भी मन ही मन उस पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती जैसे अंधेरे में डूब गई थी। सुधीर बार बार पन्ने फाड़ रहा था। कभी वह कुछ लिखता, फिर पन्ना फाड़कर जमीन पर फेंक देता। काफी तेजी से वक्त गुजर रहा था, लेकिन सुधीर अभी तक उस रहस्यमय संदेश का एक हिस्सा भी हल नहीं कर पाया था। आखिरकार वह झुंझलाकर बोला, ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर पापा इस पहेली के माध्यम से क्या कहना चाहते थे? ऐसा क्या राज छुपा है इसमें जो वे हमें पहले बता न सके और इस डायरी में लिख गए? सुधीर, डायरी और पेन मुझे दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, मैंने सुधीर से कहा। सुधीर ने बिना कुछ कहे मेरी डायरी और पेन मेरी ओर खिसका दिए। मैंने बड़ी सतर्कता से अपना हाथ डायरी की ओर बढ़ाया। तभी संध्या बोल पड़ी, नहीं अंकल, उसे मत छूना। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसके इन शब्दों ने मुझे अपने हाथ पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। डर से मन कांप गया। मुझे वह जोरदार झटका याद आ गया। कुछ देर तक मैं अपनी डायरी को दूर से खड़े होकर देखता रहा, पर मैं जानता था कि इस तरह खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला था। हमें हर हाल में इस पहेली को हल करना था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से अपना हाथ दोबारा डायरी की तरफ बढ़ाया। संध्या, जो अभी तक मेरे करीब खड़ी थी, डर के मारे मुझसे काफी दूर जाकर खड़ी हो गई। सुधीर भी अपनी सहमी हुई आंखों से मुझे ही देख रहा था। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मेरी डायरी के करीब पहुंच गईं।
उनमें बहुत तेज कंपन हो रहा था। फिर भी मैंने भगवान का नाम लेकर डायरी पर हाथ रख ही दिया और यह तो करिश्मा हो गया। कुछ भी अजीब नहीं हुआ, ना कोई झटका और ना ही कोई डरावना एहसास। मैं कुछ देर तक डायरी पर हाथ रखे रहा। संध्या और सुधीर की नजरें मुझ पर ही थीं। मैंने उन दोनों की ओर देखा और डायरी को उठा लिया। सब कुछ सामान्य था, यानी मुझे अपनी डायरी को छूने पर कोई प्रतीक संध्या न होना यह साबित कर रहा था कि उन आत्माओं को शायद उनकी डायरी किसी और के द्वारा छूना अनुचित लगता था। लेकिन जब उनके बेटे ने खुद उस डायरी की रहस्यमयी पहेली को अपने हाथों से किसी और डायरी में लिख कर दिया, तब शायद आत्माओं को लगा होगा कि यह व्यक्ति उनके बेटे के लिए सहायक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी डायरी उठाने दी होगी। मैं अब भी डरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी भी महसूस हो रही थी। मुझे पंडित जी की कही बात याद आ गई, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब वहीं मिलेंगे। और अब शायद मैं उन जवाबों के करीब था। आप ठीक तो हैं अंकल? सुधीर ने पूछा। हाँ, थैंक गॉड, संध्या ने राहत भरे स्वर में कहा। मैं उस डायरी में लिखे सवाल को समझने की कोशिश करने लगा। संध्या भी मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी भी निगाहें उस सवाल पर थीं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इरपत्त 3 15 पगुदी। लेकिन मेरा भी वही हाल था जैसे सुधीर का था। मैं भी पन्नों को भरता जा रहा था और फाड़ता जा रहा था। काफी देर गुजर गई, पर सवाल का जवाब नहीं निकला। माथा पच्ची करते करते सिर में दर्द होने लगा। अचानक संध्या बोली, अंकल जरा मुझे दिखाइए। मैंने उसे आश्चर्य से देखा और डायरी उसके करीब बढ़ा दी। नहीं, आप ही पकड़े रहिए, बस मुझे पास से दिखाइए, संध्या ने कहा। मैंने उसकी झिझक को समझते हुए मुस्कुरा दिया और डायरी को थोड़ा उसके करीब कर दिया। संध्या बड़े गौर से सवाल को देख रही थी। सुधीर भी उसे ही देख रहा था। सुबह होने के करीब थी। बारिश अभी भी मूसलाधार थी। बिजली और बादल अभी भी रौद्र रूप में थे। हम तीनों उस अबूझ पहेली में उलझे थे। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा संध्या, हमारी तो बुद्धि चकरा गई है, तो तुम क्या कर सकती हो? सुधीर ने ताना मारते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बेवकूफ हूं? मेरा मतलब वह नहीं था, मैं सब समझती हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब फिर से ना उलझो। वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहां से निकलना भी है। यही तो मैं कब से कह रही हूं। वह तो ठीक है, लेकिन इस भयानक बारिश में कैसे निकलेंगे? सुबह होने में बस कुछ देर है। तब तक इस पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इस पहेली का इस जगह से कोई संबंध हो। आप सही कह रहे हैं अंकल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सुधीर ने कहा। तो फिर बेमतलब की बहस छोड़ो और एक दूसरे की मदद करो, समझे? मैंने आवाज में सख्ती लाते हुए कहा। ठीक है अंकल, लेकिन इनसे कह दीजिए कि कोई ऐसी वैसी बात ना करे मुझसे, संध्या ने मुझसे कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब गुस्सा छोड़ो और मेरी मदद करो, सुधीर ने प्यार जताते हुए बोला। सुधीर, ऐसा करो, हम सब जमीन में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी डायरी को जमीन पर ही रखकर उस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तीनों लोग अलग अलग इसको हल करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई कामयाब हो जाए। ठीक है अंकल, इतना कहकर सुधीर सोफे को छोड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ दूरी पर मैं और संध्या भी बैठ गए। हम दोनों ने अपनी अपनी डायरी बीच में रखी, जिससे कि टॉर्च की रोशनी उन दोनों डायरियों पर बराबर पड़ती रहे और हम सब फिर से उस रहस्यमयी पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे, जो एक बार फिर हमारे सामने थी। 3 5वें, 7 9वें, 11 13 15 17 19 21 23 पवे 19 29। मित्रों, क्या आप इस पहेली को हल करने में मदद करेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं इस पहेली में छुपे राज को? किसी को कुछ समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दें। एक बार फिर से हम तीनों ने अपने दिमागी घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा वही ढाक के 3 पात। अभी हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचते उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि हम सबके होश फाख्ता हो गए। अभी हम लोग उस पहेली को समझने में उलझे ही थे कि एक जोर की आवाज ने हमें चकित कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज तेज आवाज के साथ बाहर गिरी हो। हम सबकी नजरें बंद दरवाजे की ओर थीं।
सभी की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जहन में अजीबोगरीब सवालों ने जन्म ले लिया था। बाहर से आई उस आवाज ने हमें एक बार फिर से डरा दिया था। क्या गिरा बाहर? सुधीर ने पूछा। हम सब खामोश ही रहे, क्योंकि यही सवाल हमारे पास भी था। अभी हम लोग बाहर के हालात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक कुछ गुर्राहट जैसी आवाज बाहर से आती हुई महसूस हुई, जैसे कि कोई जानवर। ऐसा ख्याल दिमाग में आते ही संध्या की तो जान ही निकल गई। हालात हम दोनों के भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। बस एक उम्मीद थी कि दरवाजा अभी तक बंद था, पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो दरवाजे के आसपास में टहल रहा है। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया। आपने टॉर्च क्यों बंद कर दी? सुधीर फुसफुसाया। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ ही देखता रहा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं टॉर्च की रोशनी बंद कर दूं तो शायद अंदर कोई नहीं समझकर वह जानवर वापस चला जाए। संध्या ने सुधीर के बाजू को कस के पकड़ लिया था। उसने डरते हुए अपनी आवाज को हद से ज्यादा दबाते हुए बोला, अब क्या होगा सुधीर? ये जानवर अंदर आ गया तो? तुम चुप रहो, बेफिजूल की बातें मत करो। दरवाजा तो बंद है ना, अभी चला जाएगा। सुधीर ने थोड़ी ताकत दिखाते हुए उसे जवाब दिया। तभी अचानक न जाने किस ताकत ने वह कर दिया जिसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी। हमारे देखते देखते जो दरवाजा अभी तक बंद था एक झटके के साथ खुल गया। हम तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। एक तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर प्रवेश कर गया, जिसकी ठंडक को हमने अपनी हड्डियों तक महसूस किया। पर शायद उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर पैदा हुए डर ने हमें ठंडा कर दिया था। दरवाजे के पार गहरे अंधेरे में दो चमकती आंखें साफ साफ दिख रही थी, जो अंधेरे में भी हमें ही घूरती प्रतीत हो रही थी। सुधीर, वो डायरी उठा लो और भागने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अंधेरे में जमीन पर पड़ी अपनी डायरी को टटोलते हुए बोला, लेकिन नजर अब भी दरवाजे पर ही थी। भागने के लिए? हाँ, तभी जोर की बिजली कड़की और दरवाजे के बाहर एक पल की चमक ने हमें उसका परिचय करा दिया। वो तो एक शेर था, बब्र शेर। संध्या चीखने हो वाली थी कि मैंने उसका मुंह हाथों से कस लिया। चुप चुप, आवाज नहीं, खामोश रहो, कोई भी आवाज नहीं करना, वरना। सुधीर, डायरी मिली? हाँ, तो सब लोग धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू करो, मगर पूरी तरह संभल कर, बिना कोई आवाज किए। हमें किसी भी तरह उस दूसरे कमरे में पहुंचना है, समझे? इस अंधेरे में कैसे? बात मत करो, खिसको, वरना हम सब मारे जाएंगे। इतना कहकर मैंने डायरी को जेब में ठूंसते हुए टॉर्च को हाथ में लेकर बड़ी खामोशी से पीछे खिसकना शुरू कर दिया। मेरे साथ ही वह दोनों भी ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतते हुए खिसकने लगे। हम तीनों की निगाहें एक पल के लिए भी उन चमकती रोशनी से नहीं हटी जो अभी तक एक ही जगह स्थिर थी। हम तीनों ही अंधेरे में काफी संभलते हुए पीछे खिसक रहे थे। दरवाजा खुल जाने की वजह से तेज हवाओं के झोंकों ने कमरे को पूरी तरह ठंडा कर दिया था। उन झोंकों के साथ ही बारिश की बूंदें भी कमरे के अंदर आ रही थीं। बादलों की गर्जना अब जैसे हमारे दिमाग के अंदर हो रही थी। एक अंदाज से हम लोग पीछे की ओर खिसक रहे थे। वह चमकती आंखें अभी भी एक ही जगह पर खड़ी थीं और शायद हमें ही घूर रही थीं। बारिश के शोर में भी हम तीनों को अपनी अपनी धड़कनें साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। यूं अचानक दरवाजे का खुलना और उसके साथ जानवर का आ जाना, ये महज इत्तेफाक था या फिर अभी तक हो रही रहस्यमय चीजों से जुड़ा हुआ था? अभी ऐसा कुछ समझने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। अचानक कुछ गिरने और टूटने की आवाज ने हम लोगों को चौंका दिया। हम में से कोई अंधेरे में किसी ऐसी चीज से टकरा गया जो जमीन पर गिरकर टूट गई। शायद कोई फूलदान था। ये क्या किया? मैं फुसफुसाया। सॉरी अंकल, अंधेरे में पैर टकरा गया, सुधीर की आवाज थी। वो इधर ही आ रहा है, संध्या चिल्ला पड़ी। वह दोनों चमकते बिंदु कमरे के अंदर आ चुके थे, जो हमसे महज कुछ मीटर की दूरी पर ही रुक गए। हम सभी की सांसें थम चुकी थीं। सबकी निगाहें उन्हीं चमकती बिंदुओं पर टिकी हुई थीं। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी। उसकी गुर्राहट से हड्डियों में शोर मच गया। वह शायद हमें सूंघने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम लोग शायद सोफे की आड़ में थे, जिससे उसे दिख नहीं पा रहे थे। फिर भी शायद उसे पता चल चुका था कि हम लोग उसके आसपास हैं और वह हमारी खुशबू सूंघने की कोशिश कर रहा था।
हम सभी के दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि अगले पल ही मौत आने वाली है। हम सभी मन ही मन भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। अब वही कोई चमत्कार कर सकता था और चमत्कार हो गया। अचानक जोरदार आवाज और चमक के साथ बिजली कड़की। एक कान फाड़ू आवाज के साथ वह बिजली इमारत के बाहर खड़े एक पेड़ पर गिरी। चारों ओर आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी हुई। एक पल के लिए हम सभी अंधे से हो गए। संध्या के मुंह से चीख निकल गई। ईश्वर जाने यह संध्या की चीख का कमाल था या उस कड़कड़ाती आवाज का कि वह भारी भरकम जानवर अचानक पलटा और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। हम लोग दम साधे हुए वहीं के वहीं बैठे रहे। अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद सुधीर बोला, अंकल शायद वह चला गया। हाँ शायद, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अंकल टॉर्च जलाए? नहीं, अभी मत जलाना। हो सकता है वह कमरे के बाहर हो। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, संध्या बोली। उसकी बात हमें ठीक लगी और हमने थोड़ा इंतजार करना सही समझा। कुछ समय और गुजरने के बाद मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ फेंकी। बाहर बारिश की शोर करती बूंदों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। चलो दरवाजा बंद करना है, इतना कहकर मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा। सुधीर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को फिर से बंद किया। कुछ ही देर में हम पसीने पसीने हो चुके थे। सांसें धोख की तरह चल रही थीं, धड़कनों की स्पीड बढ़ गई थी। हम दोनों ही धम्म से दरवाजे के पास ही बैठ गए। संध्या भी दौड़कर आ गई और पूछा, वह चला गया ना? हाँ शायद, मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। पर यह अचानक दरवाजा कैसे खुल गया पता नहीं। अब ठीक से बंद है ना? हाँ, मैंने चेक कर लिया। ऐसा करते हैं, इसके आगे मेज लगा देता हूं, इससे खुलने की किसी तरह कोई गुंजाइश ना रहे। अब बस जितनी जल्दी हो सके यहां से चलिए। अब यहां रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम सही कह रही हो, हमें निकलना होगा कैसे भी करके। पर इस बारिश और तूफानी रात में कैसे निकल सकते हैं? मैंने पूछा। बस कुछ देर बाकी है सुबह होने में, तब तक आग जलाने का इंतजाम करते हैं। आग से हमारी गर्माहट भी रहेगी और किसी भी जानवर का खतरा भी नहीं होगा। हाँ ये ठीक है अंकल, चलिए आग जलाते हैं। हाँ चलो। इतना कहकर मैंने मेज को खिसकाकर दरवाजे से लगाया और सुधीर के साथ आग जलाने के लिए जरूरी चीजें ढूंढने लगा। संध्या भी साथ थी। संध्या साथ तो थी, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वह अपने को बुरी तरह फंसा महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर खीज साफ झलक रही थी। टॉर्च की रोशनी में हम तीनों हाल से निकलकर एक कमरे में पहुंचे, जहां पर बहुत सारी पुरानी किताबें और मैगजीन पड़ी हुई थी। इनको उठा लो, ये जलाने के काम आएंगी, मैं सुधीर से बोला। यस, सुधीर ने उत्तर दिया। पूरे कमरे में रोशनी और गर्मी फैल गई। गर्माहट का एहसास अच्छा लगने लगा। सुधीर डायरी निकालो। मैंने भी अपनी डायरी निकाली और उसी आग के पास बैठ गया। सुधीर और संध्या भी वहीं बैठ गए। अब एक बार फिर हम लोग उस पहेली में उलझ गए। काफी माथापच्ची करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी संध्या काफी उत्साह से बोली, सुधीर शायद मैं समझ गई। क्या समझ गई? सुधीर ने पूछा। ये पहेली, संध्या बोली। मैं समझा नहीं, सुधीर बोला। और वही स्थिति मेरी भी थी। वो बॉक्स में पहले अंक? संध्या पूछा। 3, 5वां, मैं बोला। सुधीर, अब तुम अपनी डायरी का 3रा पेज खोलो जरा। क्यों? सुधीर बोला। तुम खोलो। तो संध्या ने फिर कहा। सुधीर ने 3रा पन्ना खोला। मैं भी सुधीर की तरह ही संध्या की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। अब 3रे पन्ने की 5वीं लाइन में जाओ और पढ़ो क्या लिखा है, संध्या बोली। सुधीर ने वही किया और बोला, लाल बग फार्म हाउस बैलेंस शीट। ये तो फार्म हाउस का हिसाब है। बस अंकल, आप इस लाइन का पहला अक्षर नोट करें, संध्या सुधीर की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुझसे बोली। मैंने संध्या की बात पर अमल किया और पहला अक्षर आया एल। अब इसी तरह 7वें पेज की 9वीं लाइन का पहला अक्षर बताओ, संध्या सुधीर से बोली। ओमेगा शिपिंग, सुधीर ने पन्ने पलटकर बताया। यह तो किसी फर्म का नाम है, पहला अक्षर, सुधीर बोला। मैंने उसे भी नोट किया। बस ऐसे ही करते जाओ सुधीर, शायद मैं सही जा रही हूं।
बॉक्स के अंदर लिखे अंक में शायद पहला अंक पन्ने का नंबर है और ऑब्लिक वाला अंक उस पन्ने की लाइन का नंबर और उसी लाइन का पहला अक्षर। उत्तर। संध्या गौर से डायरी में लिखे अंकों को देखते हुए बोली। हम सभी अब बहुत ही उत्सुकता से उन अक्षरों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर संध्या की बात पर हम दोनों को ही भरोसा नहीं था। फिर भी एक कोशिश तो बनती ही थी। सुधीर ने वही किया और परिणाम सामने था। लॉकर 199। अरे, यह तो लॉकर लिखा गया। मतलब पापा हमें किसी लॉकर के बारे में कह रहे हैं और शायद 19-23-9 ये लॉकर कोड है। सुधीर लगभग चीखा। हाँ, शायद तुम सही हो सुधीर, संध्या ने तो कमाल कर दिया। ये बॉक्स की आकृति वो लॉकर है और लॉकर बैंकों में होते हैं। ओ यस, कक इट सुपर्ब संध्या, मैंने खुश होकर बोला। ओ संध्या, आई लव यू। इतना कह सुधीर ने संध्या को गले लगा लिया। लेकिन यह तुमने किया कैसे? मूवी, संध्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। मतलब? सुधीर ने अचरज से बोला। मतलब यह कि मैंने बहुत पहले एक पुरानी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी थी, उसमें ऐसा ही कुछ था। वो किसी खजाने की तलाश की कहानी थी और वही याद आ गई तो मैंने भी तुक्का लगा दिया कि शायद। संध्या ने उसी अंदाज में उत्तर दिया और ये काम कर गया। वाह संध्या, यू आर जीनियस। जरूर पापा हमें किसी लॉकर के बारे में बताना चाहते थे जिसमें कुछ बहुत ही कीमती चीज हो सकती है और उसका लॉक कोड शायद 1929 होगा। सुधीर खुशी के अतिरिक्त में बोलता गया। हाँ सुधीर, तुम सही कह रहे हो। शायद अब यह पता लगाना है कि आखिर यह लॉकर किस बैंक में है। मैंने बोला। अंकल, ये बहुत बड़ी बात नहीं। पापा का अकाउंट शहर के 2 बैंकों में था, वहां पता करते हैं। सुधीर ने कुछ सोचकर बोला। हम सही कह रहे हैं, मैंने बोला। अरे, ये अचानक बारिश कैसे रुक गई? अरे हाँ, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। यूं अचानक बारिश रुक कैसे गई? सुधीर ने आश्चर्य से बोला। यह बारिश का अचानक होना, तुम लोगों का और मेरा यहां आना, डायरी मिलना और फिर संध्या के जरिए इस पहेली का हल होना और अचानक ही बारिश का बंद होना, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सुधीर, तुम्हारे पापा मम्मी का उस रात यूं अचानक मुझसे मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जरूर उस ऊपर वाले की मर्जी थी कि तुम लोगों को तुम्हारा हक मिले। और देखो, इस पहेली के हल होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने हर कदम हमारी रक्षा की, वरना आज शायद हम उस आदमखोर जानवर के शिकार हो गए होते। मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी बात कही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, यह सब ईश्वर की मर्जी ही थी। सुधीर ने उत्तर दिया। अब देर मत करो, चलो निकलते हैं यहां से। संध्या बोली। हम चलो, फटने वाली है और बारिश भी बंद हो गई है, अब निकल। मैंने सहमति जताई। मैंने अपना बैग लिया और उसमें अपनी पानी की बोतल रखी, टॉर्च जलाई। तभी कुछ ख्याल आया। मैंने मेज के पायदान पर जोर की ठोकर मारी तो उसका एक पाया टूट गया। उस पाए पर मैंने वहीं पड़ी तौलिया को लपेटा और उसके आग के ऊपर रख दिया। कुछ देर में उस तौलिए ने आग पकड़ ली। मेरी मशाल तैयार थी जो किसी भी जानवर से हमें बचाने में मदद कर सकती थी। संध्या और सुधीर भी इस बात को समझ गए थे। वो मेरे पीछे हो लिए। हम लोग दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने से पहले ही बड़ी सतर्कता से बाहर झांक कर देखा। पूरी तरह सन्नाटा था, शायद वह शेर जा चुका था। सुबह होने को थी। एक बार पलटकर हमने कमरे को देखा और तेजी से बाहर निकल गए। भारी बारिश से बाहर कीचड़ हो गया था। किसी तरह खुद को संभालते हुए हम सड़क किनारे खड़ी सुधीर की कार तक पहुंचे। उफ अंकल, अब क्या करें, कार तो खराब है। सुधीर ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। एक बार फिर से कोशिश करो, शायद सबकी तरह यह भी हमारा साथ दे दे, मैंने बोला। सुधीर ने कार के दरवाजे खोले और कार स्टार्ट करने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश के बाद कार स्टार्ट हो गई। कमाल है, रात में कितना परेशान था लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और आज सुधीर खुश होकर बोला, सब ईश्वर की ला है, चलो चले। मैं मुस्कान के साथ बोला। संध्या भी मुस्कुरा रही थी। हम लोगों के बैठते ही कार फर्राटे भरने लगी। जाते जाते एक बार फिर मैंने उस इमारत को देखा जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। अब शायद मुझे मेरे जवाब मिल चुके थे। अब मैं पूरी जिंदगी इस इमारत में नहीं आना चाहता था।
मैंने सीट की पुट से सिर टिकाया, आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली, राहत की सांस। मेरी आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला। आंख एक झटके से खुली, देखा तो सुधीर मुझे हिला रहा था। अंकल, अंकल। ओह सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। कहाँ आ गए हम? बाहर नजर डाली तो यह कोई ढाबा था। हम लोग शहर पहुंचने ही वाले हैं। सोचा थोड़ी फ्रेश हो जाए और कुछ पेट पूजा भी हो जाएगी। पेट पूजा के नाम पर चूहे तो मेरे भी पेट में कूदने लगे। हाँ, यह ठीक रहेगा, रात भर के जागे हैं, थोड़ी फ्रेश हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए। गाड़ी से उतरकर मैं, सुधीर और संध्या तीनों ढाबे की ओर चले। ये एक हाईवे का ढाबा था। एक लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछ वाले सरदार जी ढाबे के मालिक के थे। शायद काउंटर के पीछे खड़े थे। सामने 8-10 चारपाइयां पड़ी हुई थीं, जिसमें 2-4 कस्टमर बैठे हुए थे। भोर का समय था, इसलिए ग्राहक कम थे। ढाबे के छत पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा था, जिस पर लिखा था शेर द ढाबा। नाम पढ़ के हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये लो, आज तो शेर के शिकार बनने हम सभी खुद ही आ गए, संध्या ने मजाक किया। अंदाज में बोला, सही कह रही हो तुम, चलो देखते हैं कि इस शेर में कितना दम है, सुधीर ने उत्तर दिया। मैं मुस्कुराए बिना ना रह पाया। आओ जी, आओ बादशाहो। ओए छोटू, देख मेहमान आए हैं, बैठा। उन्होंने सरदार जी ने हमें देखते ही आवाज लगाई। एक 18-19 साल का लड़का भागता हुआ आया और हमें बाहर पड़ी चारपाइयों में से 2 में बैठने का इशारा किया। हम लोग उनमें बैठ गए। हमारे बैठते ही वह लड़का छोटू भागकर एक जग में पानी और 3 गिलास ले आया और हमारे सामने रख दिया। हमें उसकी यथेज देख अच्छा लगा। रात भर कम लोग जगे हुए थे, तो आंखों में अभी नींद की खुमारी बाकी थी। सबसे पहले हमने अपने चेहरे को धोया और फिर फ्रेश होने निकल गए। थोड़ी देर बाद जब हम वापस आए तो मेरी निगाह अचानक एक चारपाई पर पड़ी। उस पर पंडित जी बैठे हुए थे, वही शास्त्री जी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। शास्त्री जी की निगाह भी मुझ पर पड़ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते हुए आवाज दी, और लखन महोदय, क्या हाल है? मैं आश्चर्यजनक स्थिति में खड़ा का खड़ा ही रह गया, क्योंकि पंडित जी का यहाँ यूं मिलना। मैं तुरंत लगभग भागता हुआ उनके पास पहुंचा। संध्या और सुधीर अचानक मुझे यूं तेजी से जाते देखकर मेरे पीछे पीछे आए। मैंने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और पूछा, पंडित जी, आप यहाँ इस वक्त? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उसी भाव में आकर उनसे पूछ लिया। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है लखन महोदय, परेशान मत हो। अभी अभी आप अपनी कुछ पुरानी परेशानियों से निकलकर बाहर आए हैं। अब किसी तरह का नया सवाल इस समय अपने मन में मत पैदा कीजिए। बस इतना समझ लो कि मेरी निगाह आप पर हमेशा थी और हमें उम्मीद है कि अब आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ये दोनों जो आपके पास खड़े हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको जवाब मिलना था। तभी परिस्थितियां ऐसी बनती गईं। हमने आपको वही भेजा है जहां से उन सवालों का जन्म हुआ था। और बड़ी तारीफ है इस बच्ची की, जो इतनी खूबी से उस पहेली को हल किया, जिसके हल होते ही आप सभी लोगों की हर समस्या का निदान हो गया। मेरे साथ साथ संध्या और सुधीर के मुंह खुले के खुले रह गए। सवालों ने तो जन्म ले लिया था, पर कुछ सवालों के जवाब शायद नहीं मिलते हैं। मैंने तुरंत उन्हें फिर प्रणाम किया और मेरे पीछे से संध्या और सुधीर ने भी उन्हें प्रणाम किया, पर उन दोनों की आंखों में अभी सवाल थे। वे जानना चाहते थे पंडित जी के बारे में। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही बोला, यह समझ लो, आज जो भी हुआ वह सब पंडित जी की कृपा और मार्गदर्शन से हुआ। इसके आगे के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, लखन महोदय, अब आप लोग जाएं। आपके शहर के एक बैंक में वह लॉकर है और लॉकर के अंदर इन दोनों बच्चों के हित की कोई चीज है। वह क्या है, वह तुम लोग खुद देखो। बस इतना समझ लो कि आपके पापा मम्मी की आत्माओं को आज मुक्ति मिल गई और लखन महोदय को उनके सवालों से छुट्टी। सही कह रहा हूं ना महोदय? वह मुस्कुराए। हमारे चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। आप हमारे साथ चलिए पंडित जी, हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दे। सुधीर ने हाथ जोड़कर विनयवत स्वर में बोला, नहीं बालक, अभी हमें जाना है। प्रभु ने चाहा तो फिर कभी अवश्य आप लोगों से भेंट होगी। ईश्वर जब आदेश करता है तभी सब कुछ होता है।
तो ईश्वर का आदेश है कि और भी कोई होगा जिसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसे कार्य के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुखी रहो, संपन्न रहो, स्वस्थ रहो, यही मनोकामना मेरी है। लखन महोदय, कभी आइएगा तो फिर मिल जाएगा। आराम से बातें होंगी, जो शंकाएं होंगी उनका समाधान भी होगा। अब मैं निकलता हूं। मैंने उनकी इन अगड़ बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन खैर, पंडित जी की इच्छा को देखकर मैंने उन्हें रोका नहीं और उनके चरण छूकर नमन किया। संध्या और सुधीर भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। आयुष्मान, इतना कहकर पंडित जी उठकर चल दिए पैदल ही। मैं उन्हें इस तरह पैदल जाते देख आवाज मारने ही जा रहा था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन देखते देखते वह पता नहीं कहां गायब हो गए। हम आंखें फाड़े देखते ही रह गए। शायद वह ईश्वर ही थे या ईश्वर के जैसे थे, पर जो भी थे हमारे लिए तो निश्चित ही ईश्वर थे। प्रणाम स्वीकार करें, फिर मिलूंगा आपसे, मैंने मन ही मन सोचा और उन्हें नमन किया। संध्या और सुधीर दोनों की हालत अभी भी सकते जैसी थी। मैंने दोनों को आवाज दी, चलो अब हम लोग चलते हैं। लेकिन वह अचानक गायब कहां हो गए? संध्या ने पूछा। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। चलो चलते हैं, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अपनी भूख को भूलकर हम वापस अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते भर हम सभी खामोश रहे। शायद सबके दिमाग में अनगिनत सवालों ने घर कर लिया था और सभी उन्हीं में उलझे थे। कुछ देर में हम लोग शहर के अंदर थे। बैंक खुलने का वक्त हो चुका था। अब हम लोगों से सब्र नहीं हो रहा था। बैंक खुलते ही हम पहुंचे। पहले बैंक में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर दूसरे बैंक में पंडित जी की कही बात बिल्कुल सही निकली। वहां एक लॉकर था जिसका कोड भी वही था जो डायरी में लिखा हुआ था, 1929। लॉकर को खोला गया। लॉकर के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट और बेशकीमती जेवरात निकले। डॉक्यूमेंट सुधीर के पैतृक जमीन के थे, जो बरसों पहले उनके पिताजी अपने पीछे गांव में छोड़कर चले आए थे। शायद उन्हें बताना भूल गए थे या किसी कारण से बताना नहीं चाहते थे या समय पर बता नहीं पाए। तभी वह लोग चाहते थे कि उनके बेटे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और अब उनके बेटे को उसका अधिकार मिल चुका था और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका था। बरसात की वो रात, जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, अब शायद मुझे पता चल चुका था। अब मुझे भी उन लोगों से विदा लेना था। वह दोनों कुछ दिन अपने साथ मुझे रोकना चाह रहे थे, लेकिन मुझे सबसे पहले पंडित जी से मिलना था और इस घटना को शब्दों में ढालकर आप सब तक पहुंचानी भी थी। इसलिए फिर कभी आने का वादा कर मैं अपने घर की ओर निकल गया, जहां मेरी लेखनी मेरा इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।